चलिए, हाँ जी, क्या पढ़ लिया था कल अपन ने? अच्छा, मतलब स्वदेशी आंदोलन पूरा पढ़ा दिया था आप लोगों को। और आप हलफनामा, हलफनामे का मतलब है आपको कोई चीजें लिखित में देना है, या कह दो पाबंद करने के लिए कुछ लिखा जाता है, हलफनामा देना कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, या फिर मैं जो प्रतिज्ञा नहीं करते हैं क्या, ऐसा। हाँ हाँ, कह सकते हैं, एक प्रतिज्ञा लेना, सौगंध लेना। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, जो केंद्र में होता है। जैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है, राज्य के सारे मामले देखने के लिए, राज्य के जितने भी विधिक मामले हैं वही सारा देखता है, वैसे ही केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल। हालांकि अटॉर्नी जनरल एक तरह से आप यूं कह दो एडवोकेट जनरल की तरह काम करता है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। केंद्र में जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री करता है, तो राष्ट्रपति उनसे बचाव के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, और वो व्यक्ति होता है कौन? महान्यायवादी। ठीक है, याद रख लेना। क्या कह रहे हो? हाँ, सूचना का अधिकार, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो आप। 19(1) में एक स्टेटमेंट है। हाँ हाँ, कुछ भी जानने में सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। ये लाइन तो इनकम्प्लीट है, या तो कहीं लिखा हो तो बताओ। एक काम करो, मैं रिवाइज कराता हूं, तब तक आप मुझे न्यूज़पेपर की वो कटिंग ढूंढ कर बताओ लिखा क्या है एग्जैक्ट। हाँ, बताओ, पढ़ दो उसको, पढ़ दो, वहीं से पढ़ दो। अरे मुझे सुनना नहीं, वो मैं बता दूंगा, आप तो मुझे हेडिंग बताओ। हाँ, कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए, सुनिए तो सही, सुनिए। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना, सो राइट टू फ्रीडम, है ना। हालांकि अभी नहीं पढ़ा है हमने, मैं आपको जब सेंट्रल पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार में लगभग 4 अनुच्छेद आते हैं, 19, 20, 21 और 22। उसमें अनुच्छेद 19 जो है, वो अनुच्छेद 19 हमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। इस अनुच्छेद 19(1) में जिसमें सभी स्वतंत्रताएं दे रखी है, उसका जो ए वाला पोर्शन है, जिसको हम बहुत सारी जगह 19(1) का भी कह देते हैं, वो कहता है वाक व यार कल तो ये हिल रहा था ना। छोड़ो ये तो पेंट करने का है, चित्रकारी करूं क्या? अरे यार, तो क्या क्या बनवा रहे हो? और तुम जो बनना था कल बन गए, जिनको जो भी बनना था जो। चलो अब देखो इधर, अनुच्छेद 19(1) का हमको कहता है किसकी स्वतंत्रता? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपके मन में जो भी है वो बोलना और मन की बातों को अभिव्यक्त करना। ठीक बात, आपका मन हो रहा है आप किसी से बात करें, आप कर सकते हैं। हालांकि इनके सब के ऊपर सीमाएं हैं, इन सभी के ऊपर दायरे हैं। ठीक बात। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मान लीजिए आपको हमने जोड़ दिया है सूचना का अधिकार। कैसा अधिकार? सूचना का अधिकार। क्योंकि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये हमको कहती है कि हमारे मन में जो भी इच्छा है हम उसके बारे में जान सकते हैं, हमको बोलना है या फिर अभिव्यक्त करना है।
और मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आपका अनुच्छेद 19(1) का क आपको यह अधिकार देता है कि आप मेरे बारे में जान सकते हो, क्योंकि 19(1) क के तहत ही हमने राइट टू इंफॉर्मेशन जोड़ा है, सूचना का अधिकार जोड़ा है। लेकिन सूचना के अधिकार को जोड़ा जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप मेरे बारे में हर बात जान लोगे। बताइए मुझे भाई, आपको जानने का अधिकार है, लेकिन क्या सब कुछ जान लोगे? क्या यह इतना सामान्य अधिकार है क्या कि हर कोई हर कुछ जान लेगा? नहीं, हर कोई हर किसी के बारे में हर कुछ नहीं जान सकता। इसीलिए वहां लिखा है वो लाइन जो भी आपने बोली, यह सामान्य अधिकार नहीं है और नागरिक सब कुछ नहीं जान सकते किसी के भी बारे में। हाँ, हो सकती है मैं नहीं बताना चाहूं, मेरी अपनी गोपनीयता है, मैं नहीं बताना चाहूं तो उसको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध है, इनके ऊपर बाउंडेशंस है। याद रखना, कोई भी अधिकार अगर असीमित होता तो फिर वो लोग निरंकुश हो जाते, होते कि नहीं होते, तो दिक्कत हो जाती जी। ऐसे तो आप किसी के भी बारे में जान लो, किसी के भी बारे में पता कर लो, है या नहीं? सबके अपने दायरे हैं, सबकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, अगर आप ऐसे सबके बारे में जान लेते हैं तो उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा, जीवन जीने के अधिकार का, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का। इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 किसी भी सूरत में जो है खत्म नहीं किया जा सकता। चले, और जब कभी पढ़ेंगे, आपने पढ़ी सेंट्रल पॉलिटी? हाँ चलो, बाकी जब कभी पढ़ेंगे हम सेंट्रल पॉलिटी तो उसके बारे में मैं और बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। आज अपना विषय नहीं है तो मैं सिर्फ काम की बातें आपको समझा रहा हूं, बाकी कभी मौका मिलेगा और बढ़िया तरीके से बात करेंगे। चलिए चले आगे चलें। अच्छा, कल क्या पढ़ लिया था? स्वदेशी आंदोलन। बंद करो एक बार कॉपी, कॉपी बंद करिए एक बार जल्दी से। कर दिया बंद? हाँ जी, बंद करो। अपने तो खुली रहने दो, ही नहीं रहे हो, क्या ही देखोगे। जिंदाबाद। चलो बताओ मुझे, सबसे पहले बताइए आप, बंगाल विभाजन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन को लागू किसने किया? कर्जन के द्वारा लागू किया गया। किसने लागू किया? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कब से कब तक? 1899 से 1900, बता चुका हूं, ठीक है। चलो फिर बताओ, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई। कौन बोला 16? अभी लोकतंत्र है या राजतंत्र है? इसीलिए बचे हुए हो। राजतंत्र होता तो इस गुस्ताखी के लिए जबान कटवा देता मैं, अगर मैं राजा होता तो, है कि नहीं? चलो अब सुनिए, सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, सुनिए। तो 19 जुलाई को हमने बंगाल विभाजन की घोषणा की है ना, और हमने क्या कहा, कब लागू करेंगे? 16 अक्टूबर को लागू करेंगे। इस 19 जुलाई और 16 अक्टूबर के बीच में एक नया आंदोलन चला, कौन सा? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, जिसे क्या कहते हैं? बंग भंग विरोधी आंदोलन, ठीक है। अच्छा, ये बंगाल विभाजन जो किया गया, बंगाल का विभाजन 2 टुकड़ों में किया गया। एक कौन सा बंगाल और एक कौन सा? पश्चिमी बंगाल में कौन? बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। राजधानी? कितने लोग? 5, 4 करोड़ गैर बांग्ला भाषी और 1 करोड़ बांग्ला भाषी। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र? पूर्वी बंगाल, ढाका, राजशाही, चटगांव। राजधानी? ढाका। कितने लोग? 3 करोड़। 1.8 मुस्लिम और 1.2 हिंदू। गलत कहां है? 3 करोड़ है जी, है ना? 3 करोड़ है, उसमें से 1.8 मुस्लिम और 1.2 हिंदू है, तो दिक्कत कहां है? ठीक है, चलो आगे चलो, ठीक है। अब सुनिए, इधर आगे बात करते हैं। चलिए, तो बंगाल का विभाजन कर दिया। 7 अगस्त 1905 को एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ होता है। कहां से? टाउन हॉल कलकत्ता। भाषण कौन देता है? भाषण मणिंद्र चंद्र, वो अध्यक्ष है। आनंद मोहन बोस। जरूरी नहीं जो पहले लिखा है वो पहले पूछूं, है तो जरूरी नहीं। अब आपको तो पहले वो मणिंद्र मणिंद्र मणिंद्र, जिंदाबाद, याद रख लेना। भाषण किसने दिया? आनंद मोहन बोस, ठीक है।
और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं अध्यक्षता किसने की, तो मणिंद्र चंद्र नंदी, ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता की। फिर बात करते हैं इसके बाद कि यहां जब सुझाव की बात करते हैं, 4 सुझाव, किसका बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजी बोलने वालों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं करने वालों का बहिष्कार, है कि नहीं, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। ठीक बात। अब जब सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना था तो हमको राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर बल देना था, और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में 4 नाम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, बिपिन चंद्र पाल, पीसी रॉय, सीआर दास, और फिर तो 5 हो गए जी। अच्छा, पीसी रॉय नहीं है, आधे से ज्यादा मर्जी आए जो बोलो बोल करके रुक जाओ, हम हाँ भर लेंगे। हाँ, कौन बताएगा मुझे 4 लोगों के नाम, हाथ खड़ा करो। अरे तुम क्या मंगल ग्रह पे जाते हो रोज, पढ़ने का समय नहीं मिलता तुमको? हाँ, और जितेंद्र नाथ, चित्तरंजन दास, सीआर दास। अच्छा, बहुत बढ़िया। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। जब इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया तो बंगाल में एक सर्कुलर बन निकाला गया, कौन सा, कार्लाइल सर्कुलर। कब जारी किया गया, 10 अक्टूबर 1905, और उसका प्रकाशन कब किया, हमने उसके विरोध में एक और सर्कुलर बनाया, कौन सा, एंटी कार्लाइल। कब, 4 नवंबर 1905। किसने, सचिंद्र बसु, सचिंद्र बसु। ठीक बात। चलो, किसने कहा कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस, रामेंद्र सुंदर द्विवेदी, अरंधन का पालन। सही बात है। अच्छा, किसने कहा, हाँ जी, किसने कहा, शर्मा गया क्या, चलो, किसने कहा, किसने आह्वान किया 16 अक्टूबर को राखी दिवस, और कौन सा गीत गाया, या फिर वो आमीचे तुम्हार, वो तो नहीं है याद रख लेना। चलो फिर चलो आगे, तो हमार सोनार बांग्ला। ठीक है, किसने कहा ये 16 अक्टूबर को जो विभाजन हुआ, आसमान से गिरा वज्रपात, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा ठीक है, बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, हमने एंटी कार्लाइल सर्कुलर के तहत 2 काम किए। कितने काम किए, 2 काम किए। एक तो हमने बंगाल नेशनल स्कूल बनाया और एक बंगाल कॉलेज बनाया। अच्छा, बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना 8 नवंबर 1905। कब, नवंबर 1905। कहां, रंगपुर। पैसा नहीं था, 2 लोगों ने आर्थिक सहायता की। किसने, ब्रिजेंद्र नारायण और सुबोध मलिक। याद रह जाएगा क्या, या मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही पढ़ रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं, पढ़ा करो रे। चलो, आज तुमको ज्ञान की बात कहनी पड़ेगी एक और, तभी मानोगे तुम। चलो सुनो, तो हमने यहां तक देख लिया। उधर हमने बंगाल नेशनल कॉलेज की बात की, तो उसका प्राचार्य किसको बनाया, अरविंद घोष को। फिर हमने देखा है कि हमने स्थानीय स्वदेशी क्षेत्रों पर काम किया, तो पीसी रॉय के द्वारा स्वदेशी केमिकल स्टोर बनाया गया, है ना। बनारस में औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, किसकी अध्यक्षता में, रमेश चंद्र दत्त, है कि नहीं। कोई बात नहीं, इंद्र, अगली बार इंद्र को हाथी पे बिठा देना, अरे रवाना। ठीक है, चलो अब फिर बताओ मुझे, है ना, फिर मुझे बताओ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स संस्थापक अवनिंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखना। और सबसे पहले छात्रवती नंदलाल बोस। ठीक है, संविधान लिखने वाले को। अच्छा, ये 3 बातें हो गई। फिर मुझे बताइए आप, बंगाल विभाजन यानी स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग जगह प्रसार हुआ। बॉम्बे में किसने फैलाया, बाल गंगाधर तिलक और परांजपे। पंजाब में किसने फैलाया, लाजपत राय, जयपाल है वो, जयराम नहीं है, जयपाल गंगाराम, बताया। अच्छा, दिल्ली में सैयद रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू पिल्लई।
याद रख लेना, ठीक है। आप सुनो, अब यहां तक की बात है। फिर अपन ने 3-4 किताबें पढ़ी। वंदे मातरम, युगांतर, भूपेंद्रनाथ दत्त, संजीवनी, मित्र, स्वदेशी, अश्विनी कुमार दत्त। अच्छा, स्वदेशी का सबसे पहले स्वदेशी व बहिष्कार का उल्लेख किस समाचार पत्र में किया? अरे स्वदेशी की बात कर रहा हूं। हाँ, संजीवनी। क्यों तनाव ले रहे? संजीवनी, हाँ संजीवनी, है ना। अच्छा, बंगाल विभाजन के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम 3 लोगों ने किया। किस किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पीसी रॉय, कृष्ण कुमार मित्र, यही है। अच्छा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब बंगाली, कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी, पीसी रॉय की हितवादी। बता दिया था यहां तक। खोल लो कॉपी। वैसे भी निहाल तो कुछ कर नहीं रहो, टीप लो इससे बढ़िया। चलो चले। अरे बस हो गई बात है। अब सुनो, अब पूरी बात को सुनना और समझना, देन हम उसके बाद आगे की बात करेंगे। यस, इज देयर समथिंग विच यू वांट टू डिस्कस? नथिंग? कैन वी गो फर्दर? ओके, चलिए। हाँ, अंग्रेजी बोलने वालों का बहिष्कार। अब मैं चला जाऊं? नहीं, मेरे को छुट्टी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसी बहाने तुम कह दो वाह जी, कोई बात नहीं। चलो अब सुनो इधर। चलिए, तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हो गया पूरा। चलो, अब हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग। ढंग से सुनना और समझ लेना इसको। मुस्लिम लीग, तीस दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग। चलिए, तीस दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग, है ना। चलिए, अब एक बार पूरी बात को सुनना और समझना, फिर हम आगे आगे चलेंगे कि आखिर मुस्लिम लीग क्यों बना, क्या स्थिति रही होगी मुस्लिम लीग के बनने की, वो देख लेना आप। चले आगे। चलो देखो, सुनो। एक तरफ आपको ध्यान रखना है, बंगाल का क्या है? विभाजन। और बंगाल का विभाजन कब है? कौन सा इवेंट पहले हुआ? पहले बंगाल विभाजन हुआ, बाद में मुस्लिम लीग बना। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, डेट तो यही बता रहा है ना। पहले तो बंगाल विभाजन हुआ। अब देखो, बंगाल विभाजन में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। ये वाला आपको ऐसे ध्यान रखना है, मान लीजिए जैसे ये इस तरफ वाला जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इस पूरे एरिया को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2। मैं ऐसे ही खींच देता हूं ये लाइन। इस तरफ वाला जो एरिया है, इसको उन्होंने नाम दिया क्या? कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल, ठीक है। और इस तरफ वाला जो एरिया है, उनको इन्होंने क्या नाम दिया? पश्चिमी बंगाल। पूरी बात को समझना, पश्चिमी बंगाल। तो चीजें क्या, आपको बाद में दिक्कत नहीं करेगी, चीजें समझ आ जाएगी। एक तरफ पूर्वी बंगाल है और एक तरफ पश्चिमी बंगाल है। मामला ठीक है। हमने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये जो पूर्वी बंगाल है, इस पूर्वी बंगाल में कितने लोग थे? टोटल 3 करोड़। 3 करोड़ में से 1.8 करोड़ लोग कौन थे? ठीक है। और 1.2 करोड़ लोग कौन थे? हिंदू, ठीक है। इधर कितने लोग थे? 5 करोड़ टोटल। उनमें से 4 करोड़ लोग कौन से थे? यानी नॉन बांग्ला, ऐसा कह दो आप, है ना।
और 1 करोड़ लोग कौन थे? बांग्ला भाषी। मामला ठीक है? अब सुनिए, और हिंदू और मुस्लिम मामला दोनों ठीक है, एक जगह है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस बंगाल वाले एरिया में रहने वाले तो मुस्लिम और हिंदू, या फिर हिंदू और मुस्लिम, बंगाल विभाजन से पहले तो एक ही साथ रहते थे। अरे भाई, इस वाले एरिया में भी तो मुस्लिम थे, तो उस वाले एरिया में भी तो हिंदू थे, और उस वाले एरिया में भी तो मुस्लिम थे, तो इधर भी तो हिंदू थे। तो चाहे हिंदू मुस्लिम कहीं के भी बात कर लो, किसी जमाने में तो रहने वाले तो एक ही क्षेत्र के थे। और यही तो कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, मतलब क्या मनाने की बात कही? राखी दिवस मनाने की बात कही। मामला ठीक है? अच्छा, अगर हिंदू और मुस्लिम एक हैं तो क्या कांग्रेस इस आंदोलन का दमन कर सकते हैं? पहले एक बात को प्रैक्टिकल तरीके से समझिएगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता है। आप इन सभी को एक कर लीजिए, क्योंकि विभाजन का जो आधार था, मैंने आपको क्या बताया? विभाजन का आधार था धर्म व भाषा। विभाजन का आधार यही था। मान लीजिए धर्म और भाषा को भूल जाएं लोग और एक हो जाएं, कहे हम तो केवल और केवल बंगाल के लोग हैं, तो क्या इस विद्रोह का दमन करना अंग्रेजों के लिए आसान है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या अगर आप सभी लोग ये भूल जाएं कि हमको जाति के आधार पर बात नहीं करनी, हमको धर्म के आधार पर बात नहीं करनी, हमको और किसी के आधार पर बात नहीं करनी, हमको एकता दिखानी है, तो क्या कोई व्यक्ति आपके विद्रोह का दमन कर सकता है? क्या नहीं, बहुत मुश्किल है। और वहीं पर अगर आप धर्म के आधार पर अलग हो जाएं, उसके बाद आप जातियों के आधार पर अलग हो जाएं, उसके बाद आप लिंग के आधार पर अलग हो जाएं, तो आपके किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का दमन करना बहुत आसान है। हाँ या ना? सही बात है। इस तरफ जब यह आंदोलन चल रहा था और जब बंगाल विभाजन हुआ तो हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, और वह मूवमेंट कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा मूवमेंट चलाया? स्वदेशी आंदोलन चलाया। यानी जब यह सारी घटना घटित हो रही थी, इसके विरोध में हमने एक आंदोलन चलाया, और वह आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन चलाया। अब स्वदेशी आंदोलन में तो हिंदू भी थे, स्वदेशी आंदोलन में तो मुस्लिम भी शामिल थे, एकता थी। अब इस एकता को अगर अंग्रेज तोड़ पाते तो इस आंदोलन का क्या कर देते? दमन। और अगर एकता को नहीं तोड़ पाए तो आंदोलन दबाना उनके बस की बात नहीं थी। अब इस एकता को कैसे तोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने एक फूट डालो व राज करो की नीति वाला फॉर्मूला जो है वो अपनाया। इस पूरे सिनेरियो में, या पूरे भारत के सिनेरियो में भी अगर आप देखो और बताओ, अल्पसंख्यक कौन थे? मुस्लिम। अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। अल्पसंख्यक। ठीक बात। अब मुझे बताओ, होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है बहुसंख्यक, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, चाहे प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष, अल्पसंख्यकों का शोषण करते हैं। चाहे वो अल्पसंख्यक जाति के आधार पर हो, चाहे वो अल्पसंख्यक लिंग के आधार पर हो, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर हो। आप गांव में ही देख लीजिए, जिस गांव में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़िया है वहां पर उनकी चलती है, दूसरे लोगों को वो गांठते ही नहीं, कोई नहीं पूछता उन लोगों को। जिस गांव में जाट ज्यादा है वहां उनकी चलती है, जिस गांव में गुजर ज्यादा है वहां उनकी चलती है, जिस गांव में राजपूत ज्यादा है वहां उनकी चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है, संख्या बल में ज्यादा है। तो इसका मतलब बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक हर समय अल्पसंख्यकों का शोषण करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। होता है ना, अप्रत्यक्ष तौर पर भले दिखता है, अब हम भले देखते नहीं है हमारे सामने, लेकिन फिर भी होता तो है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। होता है ना? नहीं होता है? होता। अरे तो होता तो हफ्ते में गर्दन यूं हिलती रहे। मैंने कहा होता है। भावुक, ज्यादा भावुक हो गए। चलो, होता है ना। अब सुनिए, तो अल्पसंख्यकों का शोषण होता ही होता है। यहां पर अल्पसंख्यक कौन? मुस्लिम। यह बात अंग्रेजों को भी पता थी कि अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। और अल्पसंख्यक मुस्लिम क्या नाम, अंग्रेजों को यह भी पता था कि मार कहां करनी है ताकि मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर लिया जाए। अब मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, तो इसका मतलब है चाहे जाने में हो और चाहे अनजाने में हो, जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यकों का शोषण हो ही जाता था, है ना।
ठीक इस समय एक बहुत बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, नाम सुना है? जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें, सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय, और उस समय सबसे बड़ी हिंदू विश्वविद्यालय हुआ करता था बनारस। दो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों अलग अलग थी। उस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य थे, एक प्रिंसिपल थे, उनका नाम है आर्चबोल्ड। नाम से क्या लग रहा है? नाम से क्या लग रहा है? अंग्रेज लग रहा है। तो उस अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड, ठीक बात। और ठीक इस समय जब यह आंदोलन वगैरह चल रहा था, भारत का गवर्नर जनरल था मिंटो, लॉर्ड मिंटो। मार्ले मिंटो में मिंटो सुना? बस वही से मिंटो, मिंटो प्रथम। अब तो मिंटो याद रखो जी, छोड़ो मिंटो को, याद रह जाएगा तुमको, जो बड़ी बात है। मिंटो कौन है? IGG, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मिंटो, ठीक बात। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन? मिंटो। और इस मिंटो का एक निजी सचिव हुआ करता था जिसका नाम है डनलफ स्मिथ। डलप मत लिख देना रे, डनलफ स्मिथ। दोनों कौन? अंग्रेज। अलग किसको करना है हिंदुओं से? अल्पसंख्यक कौन? बहुसंख्यक कौन? तो अलग कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा, अंग्रेज दमन कर देंगे। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड और मिंटो के गवर्नर जनरल डनलप स्मिथ जो है, इन लोगों ने प्रयास किया। और उस समय मुस्लिमों के एक सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, उनका नाम है सर आगा खां। नाम सुना है सर आगा खां का? सर आगा खां बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे, सर आगा खां। सर आगा खां से मिले दोनों, और आगा खां को कहा कि भाई आप स्वदेशी आंदोलन में हिंदुओं का पक्ष क्यों ले रहे हैं? ये तो आपको किसी भी प्रकार से समानता का अधिकार नहीं देते, ना तो आपको किसी भी प्रकार से योजनाओं में शामिल करते हैं, ना आपको कहीं पर भी मत देने का अधिकार है, ना आपको ये लोग बराबर का समझते हैं, फिर आप हिंदुओं का पक्ष क्यों ले रहे हैं? अगर आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है आपके, और आपको लगता है कि हमारे ये समस्या है और उसका समाधान करना है, तो हम करेंगे जी। अब हमें बताइए, हम आपके लिए आए हैं, ब्रिटेन छोड़कर हम यहां आए ही आपके लिए हैं, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए। सर आगा खां को लगा कि यार मामला ठीक है, यह आदमी भोला लग रहा है थोड़ा, तो आगा खां ने कहा कि भाई हमको यह समस्या है कि हिंदू जितने भी हैं हमको मताधिकार नहीं देते, वोट देने के लिए हमको अधिकार नहीं देते, वोटिंग राइट्स नहीं देते, हमको बराबरी का अधिकार नहीं देते। तो अंग्रेजों ने कहा हम देंगे आपको अधिकार। आप एक काम करो, एक बार गवर्नर जनरल से मिल लो। किससे मिल लो? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन? मिंटो। तो सर आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक दल मिंटो से मिला। किससे मिला? मिंटो से भेंट की। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। कितने मुसलमान? 36। किससे भेंट की? 1 अक्टूबर 1906 को। कब भेंट की? 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमान चले गए मिंटो से मिलने। मिंटो कौन? गवर्नर जनरल। यही चाहते थे ये लोग। वो चले गए वहां, उनको पूछा भाई तुम्हारे क्या समस्या है, बताओ, कोई समस्या हो तो हम समाधान करेंगे, तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान करना है हमको, बहुसंख्यकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई देख लो, बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही है, हमें मताधिकार नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता? मताधिकार नहीं दिया जाता है, यानी हमें वोट करने का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। क्योंकि पहले वोटिंग राइट्स मुस्लिमों को नहीं थे, केवल हिंदुओं को थे, और उसमें भी बड़े बड़े वर्गों को थे। तो हमें मताधिकार का अधिकार, वोट देने का अधिकार जो वो नहीं है। अगर आप हमारे लिए ये काम कर दें और मुस्लिमों के हितों के बारे में बात करें, मुस्लिमों के भविष्य के बारे में बात करें, तो हम आपका साथ देंगे। तो मिंटो ने कहा कि भाई ठीक है, एक बार सेवा का मौका दो, एक बार आप इस स्वदेशी आंदोलन से अलग हो जाओ, और अगला जो हम कानून बनाएंगे, जो भी कानून बनेगा, उसमें हम आपके लिए मताधिकार की बात करेंगे। यानी अगला जो कानून बनेगा उसमें मताधिकार की बात करेंगे। अभी तो हो गया जो बनना था, अगला जो भी कानून बनेगा उसके लिए हम आपको वोटिंग राइट्स दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम भी अलग हो जाएंगे।
लेकिन मिंटो ने कहा ना, ऐसे नहीं, ऐसे अलग हो जाओगे, कल वापस मिल गए तो पार्टी बनाओ, पार्टी बनाओ, तुम्हारे जितने भी मुस्लिम हैं जो मिलना चाहते हैं उनको मिलाओ और पार्टी बनाओ और फिर अलग हो। क्योंकि पार्टी में तो अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, है कि नहीं, और पार्टी उनको कंट्रोल कर सकती है। सही बात है कि नहीं? अब राहुल गांधी जी कैसे भी हो फिर भी कांग्रेस लेकर चल रही है, सही बात है कि नहीं? ठीक वैसे ही कोई भी पार्टी बना लेंगे तो चाहे अलग अलग किसी भी प्रकार की विचारधारा के लोग क्यों ना हो, फिर भी उनको एकजुट लेकर चलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, वह पार्टी बना देंगे। तो मिंटो ने पूछा कि भाई कौन बनाएगा पार्टी? तो आगा खान ने कहा कि मैं बनाऊंगा पार्टी, और कौन बनाएगा? तो नहीं नहीं, आप नहीं बनाओगे, किसी बड़े आदमी किसको कहो जो पार्टी बनाए, जिसकी चलती हो पूरे भारत में, पूरे भारत में, और पूरे भारत में भी इस एरिया में जितने मुसलमान हैं ना वो उनकी बात मानते हो, उसको बनाओ। ऐसा एक ही आदमी था, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बाद में आया है, बच्चा था उस समय। उस समय ढाका के नवाब हुआ करते थे सलीमुल्लाह खां, एक ही सबसे बड़ा आदमी, रसूखदार आदमी, खूब पैसा, सलीमुल्लाह खां। ये गए 36 मुसलमान आगा खार सलीमुल्लाह खां को कहा कि भाई अपन एक मिलकर के पार्टी बनाते हैं, अलग मुस्लिम लीग, अपन स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेज अपने लिए काम करेंगे। सलीमुल्लाह खां को लगा पागल पागल हो गए दिखते, जो भगा दिया सबको, भागो, कोई पार्टी वार्टी नहीं है, अपन देश के साथ रहेंगे। मिंटो को पता चला कि सलीमुल्लाह खां थोड़े लाइन से बाहर चल रहे हैं। सलीमुल्लाह खां के ऊपर अंग्रेजी सरकार का कर्ज था 14 करोड़ का। कितना? जैसे ही सलीमुल्लाह खां ने आनाकानी की, अगले दूसरे दिन गवर्नर जनरल के वहां से नोटिस गया कि रकम अदा करो नहीं तो आपका ढाका का महल जब्त कर लिया जाएगा। तो सलीमुल्लाह खां बिना चप्पल के गए दौड़ते हुए, रुको रुको, कोई मामला हो, बैठकर गुंजाइश हो, बैठकर हल कर सकते हैं तो कर लें, प्रेम की बात है। तो इन्होंने कहा देखो, हल करने का कोई तरीका नहीं है, सारे मामले खत्म हो चुके हैं, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो छोटा सा एक हमारा काम कर दो, मुस्लिम लीग की पार्टी जो है वो बना दो आपके नाम से एक, और बाकी का मामला जो फिर देख लेंगे। तो बेचारे सलीमुल्लाह खां को मुस्लिम लीग की स्थापना करनी पड़ी। जब ये सारा मामला हुआ तो ये सारे लोग कहां पहुंचे? मैंने अभी आपको बताया कहां पहुंचे, ये ढाका। और ढाका के नवाब हुआ करते थे, क्या नाम है? ढाका के उस समय नवाब हुआ करते थे और नवाब का नाम है सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में, कहां पर? ढाका में 30 दिसंबर 1906 को, कब? 30 दिसंबर 1906 को एक पार्टी की स्थापना की गई और वो पार्टी कहलाई कौन सी? मुस्लिम लीग। और ये जो बैठक हुई मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर को, इस बैठक की अध्यक्षता की वकार उल मुल्क ने। किसने की? वकार उल मुल्क ने, याद रखिएगा, वकार उल मुल्क ने इसकी अध्यक्षता की। पहली बैठक जो हुई, इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, वकार उल मुल्क। क्या बने ये? तो ये याद रखना, ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब पहले तो ये बताइए इधर कि ये जितनी भी बातें बताई वो बातें ठीक है कि एक बार दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा शुरू से समझाऊं तो मामला ठीक रहेगा। थोड़ा बीच में टुकड़े टुकड़ों में बातें चली गई है ना, अब दोबारा से सुनो। बाकी यहां तक का मामला जो मैंने लिखा वो तो ठीक है, सुन लेना। सबसे पहले मैंने डेट लिख दी थी ताकि आप लोगों को एक सिनेरियो मिल जाएगी। इस तारीख को स्थापना हुई। धर्म व भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और विभाजन किसके आधार पर किया गया था? इसमें हिंदू और मुस्लिम एक थे, हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू और मुस्लिमों की एकता इतनी बढ़िया थी कि अंग्रेज उसका दमन नहीं कर सकते थे, तो उसका दमन करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना था। और हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया गया। अब आप इस पूरे बंगाल में देखोगे कि अल्पसंख्यक कौन थे? मुस्लिम। मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड और गवर्नर जनरल मिंटो के जो निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी डनलप स्मिथ, ये दोनों जाकर मिलते हैं सर आगा खां से और आगा खां को समझाते हैं कि भाई आप अलग हो जाओ हिंदुओं से, आपके हितों की बात हम करेंगे, हम आपके बारे में ध्यान रखेंगे।
तो सर आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक दल 1 अक्टूबर 1906 को जाकर मिलता है किससे? मिंटो से। मिंटो कौन? भारत का गवर्नर जनरल। मिंटो से जाकर मिलता है 1 अक्टूबर 1906 को। मिंटो से बात करते हैं और मिंटो कहता है कि भाई तुम्हारे कोई समस्या हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि हमें क्या नहीं दिया जाता? हमें वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। अगर आप हमारे लिए वोटिंग राइट्स अगर हमें देते हैं तो मामला ठीक है, हम आपके साथ हो जाएंगे। जब ये लोग मिंटो से मिले और मिंटो ने इनकी बात मान ली, तो मिंटो ने इनको कहा कि भाई किसी बहुत बड़े व्यक्ति का साथ लो आप और एक दल का गठन करो। और वो बड़े व्यक्ति कौन? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया ढाका पड़ता था उस समय। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। सलीमुल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 को एक पार्टी बना दी और वो पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग। अब मुझे बताओ, मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है ना, तो क्या ये हिंदुओं का साथ देगी? क्या ये हिंदुओं का साथ देगी? क्या नहीं। तो क्या ये बंगाल विभाजन में अंग्रेजों का विरोध करेगी? क्या नहीं। तो बंगाल विभाजन का तो इसने समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। उल्टा लग रहा है? हाँ, क्योंकि अब ये अलग हो गए हिंदुओं से, तो बंगाल विभाजन का तो समर्थन करेंगे कि नहीं नहीं बढ़िया है, अंग्रेज जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द क्वीन, महारानी की जय हो, है कि नहीं। और उधर दूसरी तरफ क्या है कि भाई स्वदेशी आंदोलन गलत है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ये सारी बात है किसकी? मुस्लिम लीग की। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां तक का मामला कोई दिक्कत नहीं? क्या हुआ, रात को कहीं राती जगह था, पानी ज्यादा पिला दिया है? कहीं वो क्या करवा होता है पानी पिलाने का, सुराईदार, उसकी जगह घड़ा तो नहीं ले गए कहीं? है क्या पता, करवा चौथ बढ़िया मनी हो, संध्या रात से माजल रात के बीच, तो आज आपके चेहरे पर झलक रही है वो, नहीं है? चलो, ऐसे एकदम तो तनाव में लग रहा है, थोड़ा यूं एनर्जेटिक रहना। इससे पहले क्लास हुई क्या किसकी? मेरे यार रीजनिंग में तो एकदम यूं आदमी जागरूक रहता है यार, नहीं उसमें तुम यूं ही रहते हो। अरे जागा करो रे, जागा करो। हाँ, जहां जागना होता है वहां तो नहीं जागते हो, और जहां नहीं जागना होता वहां जागते हो। चलो इधर आगे, काम की बात तो ये है रे इधर। चलो लिखो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हेडिंग डालो, मुस्लिम लीग। हाँ जी डाल दिया, मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906, पहले डेट डालना। दिसंबर 1906, मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906। चलें आगे, लिखो इसमें, राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने हेतु, राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने हेतु खानू कल नहीं आए थे आप? क्यों, कल गांव गए थे? हाँ, किसका एग्जाम था? कल एग्जाम चल रहे थे क्या बीएसटीसी के? तो अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, हम समझ गए। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कल की जंग मैं आपकी समझ गया। चलो आगे चलो, क्या लिखा? राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने हेतु वह हिंदू मुस्लिमों, लिखने पर ध्यान दो, वह हिंदू मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए, वह हिंदू मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए, वह हिंदू मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लीग का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? मुस्लिम लीग का गठन किया गया। चले आगे चले, तो ये वाली बात समझ आ गई कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करना है, हिंदुओं को, मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करना है, तो उसके लिए ये मुस्लिम लीग का गठन किया गया। लाइन ड्रॉप करें, फिर लिखें,
लिखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे मत बनाना, है तो उठपटांग से लग रहा है, मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखना। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य, कभी मेंस लिखोगे आरएस में और ऐसे नक्शा बनाओगे तो नक्शा बनाने का एक अलग इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। एक्चुअली आप लोग कभी भी एक बात नोटिस करिएगा, कौन है जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हाथ खड़ा करो। वास्तव में जो किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जो क्षणिक लाभ चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। आपको पता है ना मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है ना, लेकिन उसके लिए प्री पास करना जरूरी होता है, सही बात है। और अगर ऐसे अपन पानी पिलाते फिरेंगे इधर उधर करवा चौथ के दिन और वो चलनी का प्रयोग करेंगे, आटा वाटा और लग जाए मुंह पे उस चलनी में से, हाँ है कि नहीं, आंख आंख में गिर घुरा जाए कहीं। चलो, मैं कल एक बढ़िया, किसी ने मुझे एक रील भेजी कल इंस्टाग्राम पे, कल मैं देख रहा था, मुझे वो बहुत बढ़िया लगी। मेरे से वो डाउनलोड नहीं हुई, एक्चुअली होती नहीं है इसमें, क्या पता मेरे से नहीं हुई वो। तो बेचारा कितना बढ़िया आदमी, जो एक तरफ तो चलनी और एक तरफ पॉलिटी की किताब को लेकर ऐसे यूं फोटो लेकर कर रहा है कि नहीं। हाँ मुझे बढ़िया लगा, मैंने लोगों को देखो इधर न जाने क्या क्या इतने त्याग कर रहे हैं, और तुम लोग जो यूं ही दौड़े लगा रहे हो, पता ही नहीं कि वास्तव में तुम्हारा ही चेहरा देखा कि नहीं देखा। हाँ, और तुम जो जिंदाबाद। चलो खानू लिखे आगे। चलो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड, अरे उसेन बोल्ट नहीं है, आर्चबोल्ट है। एक न्यूजीलैंड में भी तो बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट, हाँ ट्रेन बोल्ट नहीं है, नट बोल्ट। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड व गवर्नर जनरल मिंटो के निजी सचिव युवराज, आपने पहले लिखा हुआ है, अच्छा, गवर्नर जनरल मिंटो के निजी सचिव कौन सा स्मिथ, डनलप स्मिथ, कौन सा स्मिथ, डनलप स्मिथ। क्या लिखा, डनलप स्मिथ के प्रयासों से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य सर आर्चबोल्ड व मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ के प्रयासों से सर आगा खां के डनलप स्मिथ के प्रयासों से सर आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक दल 36 मुसलमानों का एक दल किससे मिला, का एक दल 1 अक्टूबर 1906 को गवर्नर जनरल मिंटो से मिलता है। किससे मिलता है, गवर्नर जनरल मिंटो से मिलता है। ठीक है, कितने मुसलमान, कब, 1906। प्रयास कौन करते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर्चबोल्ड और गवर्नर जनरल मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ, और आगा खां के नेतृत्व में जो 36 मुसलमान है वो जाकर मिलते हैं किससे, ठीक है। चले, मिंटो कौन, गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना। चले, आप चाहें तो लॉर्ड मिंटो लिख सकते हैं। एक्चुअली लॉर्ड मुझे थोड़ा अटपटा लगता है बोलने में, इसलिए मैं नहीं लिखवाता।
लॉर्ड लिखने की। कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। एक्चुअली हमारा इतिहास अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अब और अंग्रेज खुद को बुरा थोड़ी कहेंगे, कहेंगे क्या? अपनी माँ को कोई डाकण कहता है कभी? कोई नहीं कहता है। कहता है क्या? नहीं कहता है। तो अंग्रेजों ने जब अपना इतिहास लिखा तो अंग्रेजों ने अपने लिए, जब कहीं पर भी आप देखिएगा, किताबों की बात करता हूं मैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या एनसीईआरटी की, आप देखेंगे वहां पर अगर कहीं पर किसी देवता का नाम है तो लिखा होगा शिव, कृष्ण, राम, और वहीं पर अगर किसी अंग्रेज का नाम है तो लिखा होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। है या नहीं? लिखा हुआ मिलता है। हाँ, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं? लिखा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमारा जो इतिहास है वो अंग्रेजों ने लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं आज जो अंग्रेज लिख गए हमारे लिए। बाद में हमने उनको मॉडिफाई कर दिया। और कांग्रेस का राज था शुरू शुरू में, तो उन्होंने किताबों में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया नहीं, जिंदाबाद चल नहीं दिया। है कि नहीं? अब आजकल हम जो एक शब्द कहते हैं बहुत सारी बार, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा होशियार बन रहा होता है, हम कहते हैं लाड साहब है क्या? है या नहीं? एक्चुअली ये लॉर्ड है, लॉर्ड है। हर हमको इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, लाड साहब कह दिया, बाकी ये लॉर्ड साहब हुआ करता था, है ना? अब हमको तो नहीं आती है, सही बात है, तो इसीलिए हमने चेप दिया है। सही है? हम बहुत बढ़िया लोग हैं, हमको मेरठ की स्पेलिंग नहीं आती थी, इसीलिए आज मेरठ की स्पेलिंग कैसे लिखी है? अरे मेरठ की स्पेलिंग नहीं पता? ओहो, वाह, गूगल कर लेना, मेरठ देख लेना, तुम धन्य हो रहे। तुमको मेरठ की स्पेलिंग नहीं पता? मेरठ की स्पेलिंग देखना एक बार, क्या है? बोलो बोलो, गूगल किया तो है? नहीं नहीं, बता दो बता दो, शर्माओ मत। एम एम ई, देख लो एक बार, फिर बताओ, आप खुद से समझ जाएंगे क्या है। MEERUT है? हमको इतनी सी अंग्रेजी से आती थी। ये क्या है? मीरुत है कि नहीं? हमको इतनी सी अंग्रेजी आती थी, मेरठ जो जैसा आया वैसा चेप दिया, है कि नहीं? गलत है स्पेलिंग, नहीं है होती मेरठ ऐसी, फिर भी ऐसा ही से मेरठ है। तो जब अपने को अंग्रेजी नहीं आती थी तो ये लॉर्ड साहब बोल नहीं आ रहा अपने से, ये लाड साहब, चेप दिया लाड साहब अपने, तो इसीलिए ध्यान रख लेना। तो ये लॉर्ड है, भगवान मिंटो है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के पास गया कितने मुसलमानों का दल? 36। कब? 1906। लाइन ड्रॉप करो, फिर लिखो। ढाका के नवाब, नवाब ऑफ ढाका, ढाका के नवाब। आप नए हैं क्या ये इधर चश्मे वाले मैडम? आज ही आए हैं? आज पहला दिन है, किसकी तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, चलिए। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया गया। किसने बुलाया? सलीमुल्लाह खां ने, ठीक है। मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया गया, वह मुस्लिम लीग की स्थापना की, बुलाया गया, वह मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। वह मुस्लिम लीग की क्या की गई?
स्थापना। देखो अभी एक लाइन बोला हूं मैं, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया गया, और सम्मेलन बुलाया तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा उसकी, है ना। अब नीचे लाइन ड्रॉप करो, किसकी स्थापना की गई? मुस्लिम लीग को अंडरलाइन करो, नीचे एरो बनाओ, मुस्लिम लीग की स्थापना है ना, नीचे एरो बनाओ। आप नहीं लिख पाएंगे उधर, इधर लिखो, उधर क्या लिखोगे, पेन के ढक्कन जितनी जगह में। चलो नीचे लिखो स्थान, 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 प्लेस, स्थान, ढाका। कहां पर है? ढाका। नीचे लिखो गठन, कब? 30 दिसंबर 1906। फिर लिखो अध्यक्ष, कौन? वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क लिखा है, वकार उल मुल्क। चले आगे, मामला ठीक है? चलिए, चलो क्लियर है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, क्या मामला हुआ, जो बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन ड्रॉप करो। वकार उल मुल्क, मुल्क का नहीं हुआ, वो खड़ी पाई है, ऐसे आडी पाई होती है वैसे ये खड़ी पाई है। चलो इधर चले, चलिए। आडी पाई मतलब ऑब्लिक, यू टेढ़ा होता है थोड़ा, हाँ। चलो, तो अध्यक्ष वकार उल मुल्क। चलें आगे। अब एक बार देख लो इसको तुरंत, मिनट है आपके पास पूरा आधा। अभी तो बताया, हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करना, यानी मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करना, ताकि इस आंदोलन का दमन कर सके। सबसे पहला ही पहला लाइन पढ़ो एक बार, एक सेकंड रुको, ये कुछ और पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो और तो विभाजन हो गया, विभाजन की वजह से आंदोलन हुआ। आंदोलन का दमन कैसे करेंगे अगर लोग एक हो जाएंगे? तो उन लोगों को अलग अलग करना था। अलग अलग कब करेंगे? जो अलग अलग पार्टियां होगी, तो एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अंग्रेजों की, ये हिंदुओं की, तो इन्होंने इनको पछाड़ दिया। हाँ, पहली पहली लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा फिर। एक सेकंड, चलें आगे चलें। हाँ, मुस्लिम लीग नहीं होती तो आंदोलन और तेज होता। अरे कुछ पढ़े जैसा तो है ही नहीं, क्या पढ़ रहे हो तुम ऐसे? बंद करो, देंगे तुमको आता है सब। चलिए, हाँ 16 में समझौता कराऊंगा, लखनऊ में समझौता कराऊंगा 16 में। चलो, याद दिखता है। चलो अब सुनो, बंद करो, बंद करो, बंद करिएगा। इंग्लिश मीडियम के तो नहीं है? इंग्लिश मीडियम के तो नहीं? नहीं, क्या पता मुझे अंग्रेजी में बोलना और फिर आप बंद करें, ऐसा तो नहीं? फिर ठीक है, चलो सुनो। अरे पीछे जतिन, अरे क्या नया यार, क्या पुराना यार, पुराने हो जाते फिर भी करवा चौथ तो मनाते हैं जी, फेरू जी को फिर भी पूछते हैं जी। बंद करो एक बार कॉपी। चलो बताओ मुझे सबसे पहले, बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की वजह से ही बंगाल वाले एरिया में एक आंदोलन चल रहा था, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग करने के लिए, हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, जल्दी से अलग हो जाते, इसके लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिमों का यूनिवर्सिटी था, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य हुआ करते थे, क्या नाम है? आर्चबोल्ड। और मिंटो जो गवर्नर जनरल थे, उनके एक निजी सचिव थे, क्या नाम है? डनलप स्मिथ। उन मिंटो, उनके निजी सचिव थे डनलप स्मिथ। इन दोनों के प्रयासों से, आर्चबोल्ड और डनलप स्मिथ के प्रयासों से, सर आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक दल जाता है, कहां पर? मिंटो के पास। कब? 1 अक्टूबर 1906।
को मिलता है, दोनों के बीच सेटिंग हो जाती है, भाई हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मामला ठीक। और अब इनको एक संगठन बनाना था मुस्लिम लीग, लेकिन उसके लिए चाहिए था कोई बढ़िया प्रभाव वाला व्यक्ति, और उस समय प्रभाव वाला व्यक्ति कौन था? ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां। ढाका का नवाब था तो बहुत बड़ा पद होगा और मुस्लिमों के लिए थोड़ा प्रबुद्ध रहा होगा, इसीलिए ढाका के नवाब से मिले। सलीमुल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 को एक दल बना दिया, कौन सा? मुस्लिम लीग। ढाका में स्थापना हो गई। और कब गठन किया गया? 30 दिसंबर 1906। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया? वकारुल मुल्क को अध्यक्ष बनाया। उद्देश्य मैं ऑलरेडी आगे लिखवा चुका हूं आपको, इस वजह से बनाया है ना। लाइन ड्रॉप करो, एक लाइन और लिखो छोटी सी, नीचे लिखना, फुलड़ा बनाकर लिखना, स्टार बनाकर लिखो, लिखो स्टार बनाकर। मुस्लिम लीग ने अच्छा बताओ, अब मुस्लिम लीग मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में कोई आधी रोटी पर लाडू नहीं लेगा, है ना, ध्यान रखना। हाँ जी, कल वो ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया गाना, क्या नाम है? कीर्ति जी। अच्छा, आप दोनों आपने गाया था ना, ए मेरे वतन के लोगों। चलो, जब ये गाना छोड़िए, कुछ और क्या बात चल रही थी, मैं क्या लिखा रहा था? अच्छा, कोई प्रश्न पूछना था, तुम ऐसे बातों में मुझे बुला देते हो यार, उलझा के। चलो, हाँ जी, ये मैडम क्या ना कीर्ति जी आप नहीं, आप बताइए। आप मैं दिख रहा हूं क्या, है ना? अरे जी आपके आगे वाले देवी जी हाथ तो खड़ा करो, ऐसे ऐसे यूं, हेलो, हाँ यूं। चलो बताओ इधर, सुनो, नहीं आप नहीं, अब सुनो। मुस्लिम लीग ने, अब मुस्लिम लीग बन गई ना, तो मुस्लिम लीग किसका विरोध करेगी? बीच में नहीं बोलेगा कोई, बाहर फेंक दूंगा खिड़की से। मुस्लिम लीग किसका विरोध करेगी? हिंदुओं का, फिर भी हिंदुओं में किसका? हाँ, स्वदेशी आंदोलन का विरोध करेगी, है ना। और मुस्लिम लीग, बीच में नहीं बोलेगा कोई, मुस्लिम लीग किसका समर्थन करेगी? खुशी मैडम, बंगाल विभाजन का समर्थन करेगी। हाँ, बंगाल विभाजन का समर्थन करेगी, क्योंकि अंग्रेजों का फेवर लेना है ना, तो बंगाल विभाजन किसने किया? तो अंग्रेजों का समर्थन करेगी वो। तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। हिंदुओं को कहा तुम यूं ही कर रहे हो स्वदेशी आंदोलन, इन्होंने बढ़िया काम किया, 2 क्षेत्र बना दिए, दोनों में विकास बहुत ज्यादा होगा, शिक्षा बहुत ज्यादा होगी और सबको खूब नौकरियां मिलेगी, क्योंकि अब तो उनकी बोली बोलना है कि नहीं, इसलिए। चले आगे, तो लिखो, मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। क्या बोल रहा हूं मैं, लाइन समझ आ रहा है? हाँ, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया तथा बंगाल विभाजन का समर्थन किया। चलिए, तो ये वाली बात क्लियर है पूरी? यहां तो मैंने जितनी भी बातें बताई थी सारा मामला ठीक है, समझ आई ये वाली बात? तो याद रख लेना, काम की बात है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई वो सारा मामला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक जो समझाया मैंने आपको उसमें बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो। नहीं? अब सुनो आगे, अब सुनो, मुस्लिम लीग बन गया। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, वैसे मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अधिवेशन इतने ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखने। 2 या 3 अधिवेशन है जो आपको मुस्लिम लीग के ध्यान रखने हैं, या मुस्लिम लीग के बारे में 2 या 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग का 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। इससे पहले चलो मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, हालांकि मैं वो बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, मैं दोबारा बता रहा हूं, वो लिखवाऊंगा नहीं।
आप निकाल लीजिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, निकालिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 याद है? अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण किसके द्वारा की गई? मजूमदार के द्वारा। अंबिका चरण मजूमदार ने क्या की? अध्यक्षता की। ठीक बात। और मैंने आपको बताया था वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मोटे मोटे तौर पर, ओवरऑल लखनऊ अधिवेशन की बात करूं, 4 काम हुए। कितने? 4। मैंने 2 ही बताए क्योंकि अभी तक हम पहुंचे वहीं तक हैं, इसलिए, है ना। 2 और बताऊंगा, अभी यहां 4 बता देता हूं, लेकिन आगे जब कभी मैं बात करूंगा तो मैं और समझाऊंगा आगे, है ना। लिख मत लेना, आपके बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ ना, इसमें मोटे मोटे तौर पर 4 बातें हुई। कितनी बातें हुई? 4। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कांग्रेस में एक नरम दल हुआ करता था और एक कौन सा दल हुआ करता था? गरम दल। तो कांग्रेस में नरम दल का गरम दल में क्या हो गया? जो 1907 में जूते पड़े थे नरम दल के, गरमपंथियों ने जूते मारे थे। हाँ जाइए, अच्छे से जाना जी। चलो सुनो, तो नरम दल और गरम दल में क्या हो गया? विलय हो गया, क्योंकि जो पहले कांग्रेस का विभाजन हो गया अब वो एक हो गए। पहली बात तो ये हुई। लेकिन ये नरम दल और गरम दल में जो विलय हुआ, ये किसके प्रयासों से हुआ? किसके प्रयासों से हुआ? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल का गरम दल में विलय। एक काम और क्या हुआ तो याद रखना, समझौता होता है किसका? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। यहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कहा भाई तुम्हारे जो चाहिए उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम अंग्रेजों का साथ मत दो, तुम हमारे साथ ही लगो, हमारे ही तो भाई हो। अब थोड़ा थोड़ा मतभेद हो गया तो क्या हो गया? क्या भाई भाई से अलग हो जाएगा? क्यों ना एक साथ रहा जाए। तो उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ? समझौता। और यह समझौता किसने करवाया? तिलक व जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। यह समझौता। 2 बातें तो ये हुई। और एक बात आपको याद रखनी है। आपको पता है गांधी जी अफ्रीका गए थे, 22 साल बाद आए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए 1915 में, पता है? बताऊंगा या तो आगे चलेंगे जब, पर सुनो, 9 जनवरी 1915 को भारत आए। जब वो भारत आए उसके बाद ये कांग्रेस का वो पहला अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने सार्वजनिक भाषण दिया। लखनऊ अधिवेशन, यानी गांधी जी ने सबसे पहले क्या दिया? गांधी जी का सार्वजनिक भाषण। पहली बार लोगों को पता चला कि अच्छा ये गांधी है क्या? ये वो आदमी है जिसने अफ्रीका में भारत का परचम लहराया, अफ्रीका में अंग्रेजों के विरोध आंदोलन किया। पहली बार लोगों को पता चला 1916 में, क्योंकि 1915 में तो आए ही थे अफ्रीका से, और यहां पर पहली बार भाषण दिया। और इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में आपको पता हो तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करते हैं गांधी जी। तो उस चंपारण में हो रही नील की खेती के बारे में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को यहीं पर बताता है ना। तो राजकुमार शुक्ल जो है, कौन सी खेती? नील की खेती के बारे में गांधी जी को अवगत करवाता है। कौन से सम्मेलन में? लखनऊ सम्मेलन में। ये 2 बातें मैंने नहीं बताई होगी, ये गांधी जी वाले चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है, पर है सारा लखनऊ अधिवेशन वाला ही। तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच थोड़ा संगठन बना, लेकिन ये संगठन कोई बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। उसके बाद वापस, क्योंकि देखो अगर 2 पार्टियां बनती है तो पार्टियां बनाने के पीछे पता है रीजन क्या रहता है? विचारों में मतभेद है या नहीं। आज आप किसी के पास बैठे हैं, या आज आपकी किसी से मित्रता है, या आज आपकी किसी से शत्रुता है, तो मित्रता होने के पीछे रीजन क्या है? कि आप दोनों के विचार एक जैसे हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं जो 2 मित्र हैं उन दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं, इसीलिए वो मित्र हैं। और जिन 2 लोगों के बीच मित्रता नहीं होती है, इसका मतलब उनके विचारों में मतभेद है, उनके विचार नहीं मिलते, इसलिए मित्र नहीं
है या नहीं? अरे जिनके विचारों में मतभेद है वो अलग अलग पार्टियां बना सकते हैं, उसमें क्या है? अगर पार्टी बनाने के लायक हो तो, है ना? तो ठीक ऐसे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग वापस अलग हो जाती है। तो 1916 का ये थोड़ा सा चैप्टर याद रख लेना, ध्यान रख लेना, काम की बात है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 1916 वाले चैप्टर में, मतलब जब पढ़ाया था कांग्रेस, दोबारा नहीं बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी नहीं आज, ठीक है? आज सर बताया, कांग्रेस वाले में लिखवा चुका हूं 1916 में, है ना? फिर नहीं लिखवाऊंगा। ये जो है ये दो बातें मैं आपको बताऊंगा कब? जब मैं आपको गांधी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? गांधी। यानी जब गांधी जी पढ़ेंगे तब हम इन दो के बारे में और बात करेंगे डिटेल से। चले आगे, चलो अब सुनो इधर। कांग्रेस मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, लीग का कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। लीग का इलाहाबाद अधिवेशन कब का है? 1930। इसको समझना काम का है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ और बातें भी है ना, वो देखना। देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद इकबाल। वो गाना किसने गाया? सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। ये किसने कहा? कल पता करके आना किसने कहा। अरे पता कर लेना। सारे जहां से अच्छा, चलो पता करके आना कल। सुनो इधर, है राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, बिस्मिल अजीमा बारी। री क्या करें, पी जाए दवाई? वो बारी है, द नहीं है, बारी है, बारिद नहीं है। चलिए अब सुनिए, आपने जहां भी नाम पढ़ा वो द नहीं है, वहां बारी से। चलिए अब सुनिए, यहां पर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसमें पहली बार पृथक राष्ट्र के बात कही कि हमको क्या चाहिए? पृथक राष्ट्र। पहली बार इन्होंने कहा कि भाई हमको अलग से देश चाहिए। कोई है पीछे आपका मित्र? हाँ, है क्या? नहीं तो मैं आज आया हूं तब से देख रहा हूं, ये शायद 25वीं बार था जब आपने पीछे देखा। देखा? इतनी बार देख लिया होगा। ध्यान रखना रे भाई, अब सब अब नहीं देखोगे आप। चलो अब देखो इधर, सुनिए, है ना? तो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद इकबाल ने। और यहां पर इन्होंने क्या कहा? पृथक राष्ट्र बनाया जाए। इन्होंने कहा यार ये सारा चमचाड़ा ही खत्म करो, इतना ही पापा काट रखा, अलग करो, हमको अलग करो यार, अलग देश बनाओ, अलग राष्ट्र बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर कह दो कि क्या बनाओ? पाकिस्तान। पाकिस्तान इस समय शब्द ही नहीं था, ध्यान रख लेना। पाकिस्तान शब्द इस समय आया ही नहीं था, पाकिस्तान शब्द बाद में आया। ये सम्मेलन कब का है? कांग्रेस का इलाहाबाद, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सम्मेलन कब का है? 1930 का। अब 1930 में कांग्रेस का, माफ करें, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ और मोहम्मद इकबाल ने कहा हमको चाहिए अलग से राष्ट्र, हमको चाहिए अलग से देश, और मुस्लिमों को आप मिला करके एक अलग से देश बना लो, यानी आप पृथक क्या बना लो? राष्ट्र बना लो। जतिन क्या हो गया? फोन काम सब हमेशा ही रहता है, काटने में टाइप करने में बड़ा अंतर होता है जी। मेरे में भगवान ने एक अलग तरीके की मशीन फिट करके भेजी इधर, मैं तुरंत समझ जाता हूं। है तो इसका मतलब काट तो नहीं रहे थे ना, मैसेज कर रहे थे। चलो आगे चलो, चलो ऐसे नहीं करो यार मैसेज। चलो, मतलब मैं आज तक ये नहीं समझा यार कभी। मैं नहीं पूछूंगा आप किसको कर रहे हो, मुझे नहीं जानना है,
मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है जानने में, है ना। सुनिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया आज तक यार, आप जिनको मैसेज करते हो और जो आपको मैसेज करते हैं दोनों ठाले ही सो, हर कभी मैसेज कर देते हो। अरे एक समय होता है यार, तब करना तब नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंस होती है आदमी की, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हाँ है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि रात को 2 बजे भी मैसेज आ रहा तुम 2 बजे भी जाग रहे हो। अरे यार खुद कभी अपने लिए भी समय दो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो यार। चलो अब सुनो इधर, जब 1930 में पृथक राष्ट्र की मांग की गई कि भाई हमको अलग से देश चाहिए, तो विचार आया कि यार लोगों को क्या नाम रखा जाए। अब नाम यकायक तो लोगों के सामने आया नहीं कि भाई नाम क्या रखा जाए। ठीक इस समय एक व्यक्ति जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कहां पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, याद रखना कहां पर पढ़ता है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। एक व्यक्ति जो है वो कहां पढ़ता है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और उसका नाम है चौधरी रहमत अली। क्या नाम है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो कहां पढ़ता है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता है, जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। इस चौधरी रहमत अली के द्वारा वर्ष 1933 में एक पैम्पलेट छापा गया। क्या छापा इसने? पैम्पलेट। पैम्पलेट समझते हैं, है ना? हाँ, जैसे गुमशुदा की तलाश, या कोई भाग जाता है तो फिर लगाया जाता है फरार, है लापता। लापता आपको कैसे पता है? जो गुमशुदा की तलाश ऐसे लगाया जाता है, पैम्पलेट चिपकाए जाते हैं। वैसा एक पैम्पलेट 1933 में बनाया, और उस पैम्पलेट का नाम था नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। जतिन, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम है चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा 1933 में एक पैम्पलेट छापा गया, और उस पैम्पलेट का नाम क्या है? अभी और कभी नहीं, नाउ और नेवर। मामला ठीक है, नाउ और नेवर। यह पैम्पलेट छापा गया कब? 1933 में। इस पैम्पलेट में 3 नाम बताए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पैम्पलेट में उन्होंने भारत के कितने नाम बताए? अलग अलग तरीके से उन्होंने 3 अलग अलग नाम बताए जहां पर मुस्लिम लोग रहते थे। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो यह नक्शा देखकर मुझे बताइए भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां रहते थे? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां रहते थे? पूर्वी बंगाल, अच्छा, और हाथ खड़ा करो, और कौन बताएगा? हाँ, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल, अच्छा गलत। इधर, अरे राजस्थान में बंगाल कब से आने लग गया? बंगाल तो इधर ही रह गया जी। कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो मैंने सही बनाया, मैं आपकी भावना पहले ही समझ गया था, मैं आपकी भावना शुरू में समझ गया था, एक्चुअली आप बोले गलत थे। हाँ, ये वाला एरिया। और बताओ, है भरतपुर, उदयपुर, क्या बोले? डूंगरपुर, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व नहीं तो क्या है? पूर्व। हा 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 हा। मतलब आज गुरुकुल होता तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेकर सीख दे देता आपको, आप परिपूर्ण हो, आपको और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अरे और सबसे ज्यादा मुस्लिम थे हैदराबाद में। मैंने बोला सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां थे? सबसे ज्यादा मुस्लिम या तो बंगाल में थे,
या हैदराबाद में थे, या फिर अपने उत्तर पश्चिम वाले एरिया में थे, इधर सिंध, लाहौर, कराची, पेशावर वाले एरिया में, और पूरे भारत में मुस्लिम थे लेकिन अल्पसंख्यक थे। ये वो जगह जहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी। बंगाल में मुस्लिम ठीक ठाक थे जी, हैदराबाद में मुस्लिम है, इधर पश्चिम की तरफ जाओ जो मुस्लिम है सबसे ज्यादा, है या नहीं? इन तीन ही जगह पर मुस्लिम ज्यादा थे। और इन तीन ही क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए चौधरी रहमत अली ने भारत में तीन अलग अलग क्षेत्र बनाने के बारे में कहा। उसने कहा कि जो पूर्वी साइड है, कौन सा कौन सा बंगाल, जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, उसे बनाया जाना चाहिए बंग ए इस्लाम। क्या बनाया जाना चाहिए? बंग ए इस्लाम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उधर बंगाली, उधर मुस्लिम ज्यादा है। फिर पूछा कि और कहां, तो दक्षिण में ज्यादा थे, यानी कहां पर? हैदराबाद। तो इसने कहा यहां बनाया जाना चाहिए उस्मानिस्तान। क्या बनाया जाना चाहिए? उस्मानिस्तान। यह होना चाहिए हैदराबाद में, उस्मानिस्तान। और जबकि पश्चिम वाला जो एरिया है, कौन सा? उत्तर पश्चिमी, कौन सा एरिया? वो होगा पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। तीन नाम दिए इसने, पूर्वी बंगाल वाला एरिया बंगे इस्लाम, हैदराबाद वाला एरिया उस्मानिस्तान, और उत्तरी पश्चिमी एरिया पाकिस्तान। तीन नाम दिए। हमारे यही नाम काम आता है इसलिए हमने यही सुना, ये हमारे कभी काम नहीं पड़ते इसलिए हमने नहीं सुने, लेकिन नाम ये भी इसी ने दिए। वो एक अलग बात है कि भारत का विभाजन दो ही टुकड़ों में हुआ, और होता तो ये और बन जाते, तो और नाम रख लेते अपन, है ना? तो सुनो, तो यहां पर जो ये नाम दिए गए, ये नाम किसके द्वारा दिए गए? चौधरी रहमत अली के द्वारा। कितने नाम दिए? तीन। और पूरे भारत में मुस्लिम कितने बहुसंख्यक कहां कहां थे? तो तीन एरिया में। कौन सा? पूर्वी बंगाल और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक बात। अब लोगों ने पूछा इनसे यार ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ए नाम तो समझ में भी आता है, ए तुम पाकिस्तान कहां से लाए? इसको चौधरी रहमत अली को पूछा तो इसने कहा ये वाला जो एरिया है, यही वाला एरिया मिलकर के क्या बनेगा? पाकिस्तान। तो उसमें पी से देखो क्या आता है, आज है या नहीं? ए से देखो आज अफगानिस्तान का एरिया उसमें है या नहीं? आज देखो इसकी वो मांग करते हैं कि नहीं करते हैं? कश्मीर। एस का मतलब क्या है? सिंध। और तान का मतलब है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और आज पूरा पाकिस्तान इसी से मिलकर बना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही है, इसी से मिलकर पाकिस्तान बना है। और ये पाकिस्तान इसलिए कहते हैं इनको पाकिस्तान, याद रखिएगा। पी पंजाब, इन्होंने कहा कि भाई उत्तर पश्चिम वाला जो है पंजाब मिलाओ, अफगानिस्तान का एरिया मिलाओ, कश्मीर का एरिया मिलाओ, सिंध और बलूचिस्तान का मिलाकर के हमारा एक अलग देश कर दो पाकिस्तान। ठीक बात। ये बंग ए इस्लाम, इस्लाम को मानने वाले, और नीचे उस्मानिस्तान, उस्मान को मानने वाले, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो इन्होंने उसको उस्मानिस्तान दे दिया। तो पर्टिकुलर तीन आधार पर ये नाम दिए गए। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। इसका मतलब ये पाकिस्तान शब्द ही हमारे सामने कब आया? 1933। तो फिर 1930 में तो पाकिस्तान शब्द आने से रहा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, हमको क्या चाहिए? पृथक राष्ट्र, अलग से देश बना दो। पाकिस्तान नाम नहीं था, वो पाकिस्तान नाम आया 1933 में। क्लियर है तीनों बातें जो मैंने बताई? ये वाला मामला बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो को लिखना चाहो लिख लेना, है तो लिखना ही लिखना है। चले, और मेरी राय मान तो ऐसा कैसा उतार लो इसको। मेरे भी लिखने का टाइम, लिखाने का बच्चे का टाइम। हाँ जी, मेरा फोटो तो नहीं लिया ना, 20 रुपए लूंगा। खानू, मेरा फोटो ले रहे हो? नहीं, फिर ठीक है। क्या हो गया? लाइट आ रही है? इधर वाला नहीं दिख रहा है? ये फ्लैश आ रहा है या नहीं हट सकता? कैमरे के पीछे करूं? कॉपी हटाऊं? कौन सी कॉपी? जतिन बोल रहा है। आपको पता है मुझे कुछ विशेषाधिकार हैं।
जिसकी बराबरी आप चाहकर भी नहीं कर सकते, है या नहीं? इसलिए ज्यादा बढ़िया है कि मामला बढ़िया चले, मामला तालमेल में चले। आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपको खड़ा करूं, बाहर निकालूं क्लास से, नहीं चाहेंगे ना? गुस्से में कभी कोई पढ़ा है मेरे से कभी गुस्से में? कौन पढ़ा? हाथ खड़ा करना एक बार। एक बार इनसे आप अनुभव जान लीजिएगा, एक बार अनुभव जान लीजिएगा, आप जिंदगी में कभी बैठ नहीं पाएंगे मेरी कक्षा में। कभी मिल इनसे पूछ लेना आप। चलिए, ज्यादा बढ़िया है कि मामला जितना चलता रहे वो बढ़िया स्मूथ। कक्षा में बैठे हैं तो कक्षा की मर्यादा रहनी चाहिए, है ना? चलो, हाँ जी, फोन चला रहे हो जतिन बाबू? हाथ में है जी, दिख रहा है। अगली बार बाहर निकाल दूंगा खड़ा करके, ठीक बात है? फोन तुरंत जेब में जाना चाहिए। समझ आई बात? आ गई? चलो, चले, मामला ठीक है? नक्शा बना रहे हो? इतना टाइम क्या लगता है रे नक्शा बनाने में? बना दो बना दो, जल्दी बनाओ। ये तो समझाने के लिए है। ये तो अभी और कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, ऐसे ही तो हिंदी में कहते हैं जी, नाउ और नेवर। वैसे इंग्लिश में, वहां कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो इंग्लिश में ही लिखेंगे जी, नाउ और नेवर। हम कहते हैं जी अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। चलो, बना लिया? ठीक है। तो चौधरी रहमत अली ने कितने नाम बताए हमको? 3। कौन कौन से? याद रखना, जहां जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, है ना? तो पूर्वी बंगाल को नाम दिया बंगे इस्लाम, हैदराबाद को नाम दिया उस्मानिस्तान, है ना? और इधर जो पश्चिम में था उसको नाम दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान किन किन क्षेत्रों से मिलाकर बनाया? तो पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, है ना? याद रखना। चलें आगे चलें, याद रह जाएगा, याद रख लेना। वैसे आपसे ये कोई नहीं पूछेगा पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, ये तो सिर्फ बताने के लिए कि इनसे मिलकर के बना है। इनसे परीक्षा में प्रश्न नहीं आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम के बारे में पूछ लेता है कि ये किसने दिया या क्या बात आई। ठीक है, चलो। तो इससे पहले हमने देखा कांग्रेस मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन, है ना? और उसमें उन्होंने किसकी मांग की? पृथक राष्ट्र की मांग की। बताया था मोहम्मद इकबाल, पृथक राष्ट्र की मांग की 1930 का। ये 1933 वाली बात हो गई। अब एक और लिखेंगे अपन आखिरी, मुस्लिम लीग की। क्या? अच्छा, इलाहाबाद नहीं लिखवाया क्या? ओहो, तुमने ये लिख भी लिया? अरे तो फिर तुमको बताना तो चाहिए, मैं तो भूल गया। चलो, मैं दोनों अधिवेशन एक ही साथ लिखवा दूंगा, है ना? कोई बात नहीं। एक और यही बता दूं ना मैं, उसको भी क्यों तनाव लेते हो? लो, एक अधिवेशन और है मुस्लिम लीग का, याद रख लेना। कहां पर होता है? 1940। सुनो, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। और यहां पर पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। किसका प्रतिपादन किया जाता है?
द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया जाता है, तो प्रतिपादन किया जाता है। और यहां से ही पहली बार 23 मार्च से, कब से, पाकिस्तान दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। कैसा दिवस? पाकिस्तान दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ, याद रखना। तो द्विराष्ट्र यहां से तो अलग करना, और यहां पर द्विराष्ट्र, द्विराष्ट्र का मतलब है कि ये इनडायरेक्ट तौर पर किसकी मांग कर रहे हैं? पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। और ये बात कब की है? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन की। तो ये दो अधिवेशन आपको ध्यान रखने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों काम के। और मुस्लिम लीग के तो दो ही अधिवेशन है जिनमें ध्यान रखना है, इधर तो पृथक राष्ट्र की बात कर देना और इधर द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर देना। दो राष्ट्र के बारे में बताया, क्योंकि यहां तक आते आते दोनों मैच्योर हो चुके थे, कांग्रेस भी अब प्रौढ़ हो चुकी थी और मुस्लिम लीग के लोग भी अब थोड़े प्रौढ़ हो चुके थे, क्योंकि 1906 में बना, 1940 की बात कर रहे हैं, 34 साल हो गए जी। तो 34 साल में अनुभव तो हुआ ही होगा। अब इनको ये भी लग गया था कि अब एक साथ नहीं रहा जा सकता, अलग होना जरूरी है, बंटवारा आवश्यक है ना। इसीलिए इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात कही, पाकिस्तान के बारे में बात कही। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 23 मार्च को। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये वाली बात मैं आपको इधर समझा चुका हूं पूरी। अब लिखिए इधर मुस्लिम लीग के अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन। ठीक है, और इसको अंडरलाइन करके दो एरो बना दो, मुस्लिम लीग के अधिवेशन, और इसे अंडरलाइन करके दो एरो बना दो, इसको अंडरलाइन करके दो एरो बना दो, इसको अंडरलाइन करके क्या बना दो? दो एरो बना दिए। पहले में लिखो, अब मुस्लिम लीग के हैं तो मुस्लिम लीग का तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग ही लिख रहे हैं, है ना। लिखो इलाहाबाद अधिवेशन, पहले में लिखो इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। क्या लिखा? इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ? 1930 लिखो, 1930। इलाहाबाद अधिवेशन कब का है? 1930 का। फिर नीचे लिखो अध्यक्ष, अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। फिर लिखिए पृथक राष्ट्र पर बल, पृथक राष्ट्र पर बल। पृथक राष्ट्र पर बल, लाइन ड्रॉप कर बोलो, अलग से राष्ट्र बनाना, पृथक राष्ट्र। लिखा? चलिए फिर एक दूसरी तरफ आ जाइए, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1940। पता नहीं तो मगर वैसे 5 मिनट और क्लास बंद हो रहा है, टाइम हो गया। क्या लिखा? लाहौर अधिवेशन 1940, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। और नीचे क्या लिखोगे? द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत। फिर लिखिए पाकिस्तान दिवस, नीचे लिख दीजिए वहीं पर पाकिस्तान दिवस, छोटी सी बात है, 23 मार्च लिखनी है पाकिस्तान दिवस। कभी पूछ ले पाकिस्तान दिवस तो 23 मार्च, 23
मार्च पाकिस्तान दिवस। चलें आगे चलें, मामला ठीक है। एक बार पूरा मुस्लिम लीग पढ़ लीजिए शुरू से लेके अभी तक। कुछ भी नहीं है, कोई अधिवेशन नहीं, ये तो पढ़ने वाला एक बालक है वहां का जिसने ये नाम दिए ऐसा, बाकी इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये तो बाहर था, इसको अपनी राजनीति से क्या लेना देना। चलें आगे चलें, मामला ठीक है। चलो एक बार पढ़ लो। ये नहीं नहीं, लाइट की वजह से रुक रहा हूं यार, इसको हटवा दो ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती अपने। चलो इसको सुनना। ब्रिटिश सरकार को और वायसराय लॉर्ड कर्जन की कट्टर विभाजनकारी सोच से पैदा हुआ 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे भयावह पलों में से एक है। इस विभाजन का उद्देश्य था नफरत के जरिए भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटना और जनता के सहयोग से आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की शक्ति को कम करना। अंग्रेजों वाली वही नीति आज भी अपनाई जा रही है, मगर जब अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया था तो वर्तमान ताकतों को भी मात ही मिलेगी, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस की अगुवाई में पूरा देश इस बंटवारे के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ये एक आर्थिक आंदोलन भी था जिसका उद्देश्य हमारे अपने देश के कारीगरों और निर्माताओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना था। यही आंदोलन देश में कई स्थानीय कपड़ा कंपनी, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि की स्थापना की नींव बना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के सानिध्य में इन आंदोलनों ने भारतीयों को एकजुट किया और आगे चलकर सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन की नींव के रूप में कार्य किया। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में 1906 के कांग्रेस अधिवेशन ने राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संकल्पों के जरिए आंदोलन को और गति दी और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज पर बल देते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हम कोई कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए। स्वदेशी से लेकर स्वराज तक कांग्रेस ने आजादी के बाद भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया और कई संस्थानों का निर्माण करके देश अपन ने जितनी भी बातें बंगाल विभाजन के बारे में की, मैंने जो आपको बताया था, चाहे 1905 का बनारस अधिवेशन हो, चाहे 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हो जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, चाहे स्वदेशी आंदोलन की बात हो, हमने जितनी भी बातें करी वो सारी बातें इसमें थी, है ना। एक्चुअली ये वीडियो इस वजह से मैंने आपको दिखाया है जिससे आपको एक थोड़ा सा आउटलाइन, एक पिक्चर दिमाग में बने कि उस समय का सिनेरियो जो है वो कैसा था या किस तरीके की उस समय की बातें जो थी वो चल रही थी। तो आज हमने किसके बारे में देखा? बंगाल विभाजन के बारे में। कल मैं कोशिश करूंगा कि इससे आगे का 1-2 वीडियो और है जो मैं वो लाऊं मुस्लिम लीग के बारे में या फिर कांग्रेस के और किसी अधिवेशन के बारे में। चलें, चलो अब एक बार मुस्लिम लीग वाला पहले पूरा पढ़ लिया था तो कॉपी बंद कर दो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पढ़ तो पहले ही लिया था आपने थोड़ी देर पहले पूरा। चलो, कौन बोल रहा है? किसने की? ऐसा कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है ना ना ना, अरे ये ऐसा नहीं बोला। एक्चुअली दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की।
जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, बनारस में, बनारस यूपी में पड़ता है। उस समय कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस स्वदेशी आंदोलन को गोपाल कृष्ण गोखले ने समर्थन दिया, और मैं ये बात लिखवा चुका हूं। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन में बताया तो था, लिखवाया ना। है लिखवाया कांग्रेस के अधिवेशन में। हाँ, एक्चुअली गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको समर्थन दिया, नहीं कांग्रेस ने समर्थन दिया। आंदोलन तो बंगाल में चल रहा था, कलकत्ता में चल रहा था। ठीक है, चलो बंद करो एक बार कॉपी, बंद कर दो आफ्ताब। चलो बताओ एक बार जल्दी से, बंगाल विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905। इसके बीच में एक आंदोलन चला, कौन सा? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। मुस्लिमों को हिंदुओं से क्या करना था? अलग करना था। इसीलिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य क्या नाम है? आर्चबोल्ड, और गवर्नर जनरल मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ, इनके प्रयासों से, किसके नेतृत्व में? सर आगा खां के नेतृत्व में। कितने मुसलमान? 36 मुसलमानों का एक दल किससे मिला? मिंटो से मिला। कब मिला? 1 अक्टूबर 1906 को मिला। 1 अक्टूबर 1906 को मिंटो से मिला, और उनके बीच आपसी सहमति बनी। तो बाद में ढाका के नवाब, क्या नाम है? सलीमुल्लाह खां के प्रयासों से ढाका में एक संगठन बनाया गया। किस नाम से? कब बनाया गया? 30 दिसंबर 1906। कहां पर? ढाका। अध्यक्ष वकार उल मुल्क, है ना। 2 सम्मेलन है, 2 अधिवेशन है मुस्लिम लीग के, ध्यान रखना है। एक मुस्लिम लीग का कौन सा? 1900, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल, और किसके बारे में? पृथक राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। 1940 कहां? अध्यक्षता किसकी बात करते हैं? अच्छा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक व्यक्ति, क्या नाम है? चौधरी रहमत अली के द्वारा एक पंपलेट्स बनाया गया। कब? 1933। किस नाम से? नाउ और नेवर। ठीक है, उसमें कितने नाम बताएं? 3। पूर्वी बंगाल के लिए बंग ए इस्लाम, पूर्वी बंगाल, बंग से बंगाल, याद रख लेना। हैदराबाद उस्मानिस्तान, और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान। ये 3 नाम दिए। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। मामला ठीक है, यहां तक का मामला। पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च। चलें, इससे आगे की और बातें हैं। 1919 का कल अधिनियम पढ़ेंगे। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।